हर देश को चलाने के लिए ना एक रूल बुक होती है, एक ऐसा दस्तावेज जो उस देश की आत्मा होता है। और हमारे भारत के लिए वो सबसे बड़ी किताब है हमारा संविधान। और देखिए, ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए, हर एक नागरिक के लिए है। तो कभी सोचा है देश का सबसे बड़ा कानून आखिर है क्या? जवाब बहुत सीधा है, भारत का संविधान। तो आज चलिए साथ मिलकर इस कमाल के दस्तावेज के पन्ने पलटते हैं, एक तरह से अपने देश की नींव को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत की बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं, इसके बाद राज्य के क्या कर्तव्य हैं, और आखिर में सरकार और पूरे शासन का ढांचा असल में काम कैसे करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है संविधान, भारत का आधार। इसको ऐसे समझिए कि किसी भी खेल के नियम जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि खेल का मैदान कितना बड़ा है और खिलाड़ी कौन-कौन हैं। हमारा संविधान भी बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। तो संविधान का जो सबसे पहला चैप्टर है, यानी भाग 1, वो हमारे देश का एक तरह से नक्शा बनाता है। अनुच्छेद 1 साफ-साफ कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। और मजे की बात यह है कि अनुच्छेद 3 हमारी संसद को यह पावर देता है कि वो इस नक्शे में फेरबदल कर सके, मतलब नए राज्य बना सकती है, सीमाओं को बदल सकती है। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल नक्शा है। अच्छा, तो मैदान तैयार है, अब बारी आती है खिलाड़ियों की। संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक ये बताते हैं कि इस महान देश की कहानी का जो हीरो है, यानी हम और आप जो नागरिक हैं, वो कौन होगा। और जैसे ही ये तय हो जाता है कि नागरिक कौन है, देश और उस नागरिक के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन जाता है। हमारा अगला सेक्शन इसी रिश्ते की बुनियाद है। ये वो वादे हैं जो हमारा देश अपने हर नागरिक से करता है। भाग 3, इसे अक्सर संविधान का दिल कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। यहीं पर तो हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ अधिकार नहीं है, ये वो गारंटी है जो देश हमें देता है, ऐसी गारंटी जिसे कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और इन अधिकारों की लिस्ट शुरू होती है समानता से। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब। अनुच्छेद 15 हर तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी एक बहुत पुरानी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म कर देता है। ये तीनों अनुच्छेद मिलकर ही एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखते हैं। समानता के ठीक बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात कहने की, बोलने की आज़ादी देता है। लेकिन शायद सबसे जरूरी है अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। और इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, इसका मतलब है सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीना। पर एक मिनट सोचिए, इन सारे शानदार अधिकारों का क्या मतलब अगर इन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो? यहीं पे एंट्री होती है अनुच्छेद 32 की, जो शायद सबसे ताकतवर अधिकार है। ये हमें वो शक्ति देता है कि अगर हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। असल में यही वो चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों के ताले खोलती है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमने नागरिकों के अधिकारों की बात तो कर ली, अब जरा देखते हैं कि देश को चलाने वाले राज्य और खुद हम नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। संविधान यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। भाग 4 में सरकार के लिए एक तरह की गाइडलाइंस हैं, जिन्हें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहते हैं। ये बताते हैं कि सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए। और वहीं भाग 4A में हम नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या करना है और क्यों करना है। अब सवाल आता है कैसे, मतलब वो कौन सी मशीनरी है, कौन सा सिस्टम है जो इस इतने बड़े देश को चलाता है। चलिए सरकार की बनावट को समझते हैं। तो संविधान के भाग 5 के हिसाब से हमारी सरकार के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद, जिनका काम है कानूनों को लागू करना। दूसरा है संसद, जो हम सब के लिए कानून बनाती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो ये देखता है कि कानूनों का पालन ठीक से हो और उनका सही मतलब निकाला जाए। भारत एक फेडरल देश है,
इसका सीधा मतलब है कि पावर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। और संविधान यहाँ एक शीशे की तरह काम करता है। जैसा सिस्टम केंद्र में है, ठीक वैसा ही एक सिस्टम राज्यों में भी है। केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में संसद तो राज्यों में विधानमंडल। ये शक्ति का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये जो शासन का पूरा ढांचा है, ये पूरे देश में फैला कैसे हुआ है। देखिए, हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों की बात नहीं करता। ये शासन के हर लेवल के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। ऐसा इसलिए ताकि सारी पावर किसी एक जगह पर इकट्ठा न हो जाए। तो ये पावर बंटती कैसे है? भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों को तय करता है, लेकिन असली जादू तो है भाग 9 और 9A में। ये पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्ति देते हैं। असल में यही वो हिस्सा है जो लोकतंत्र को संसद के गलियारों से निकालकर देश के हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर हमने आज ये देखा कि संविधान सिर्फ कुछ आर्टिकल्स की एक लिस्ट नहीं है। ये तो एक पूरे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। ये बताता है कि भारत क्या है, हम इसके नागरिक कैसे हैं, हमारे अधिकार क्या हैं और इस महान देश की गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है। तो मैं आज की बात को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या हमारा संविधान सिर्फ एक किताब है जो अलमारी में रखी है, या फिर ये एक जिंदा धड़कता हुआ विचार है जो हमारे समाज के साथ साथ बढ़ता है, बदलता है और हर रोज हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।